बहस के सबसे लोकतांत्रिक कार्यक्रम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और वोटिंग के आधार पर आज दर्शकों ने कौन सा विषय चुना है पहले वो भी देख लेते हैं। आज का बहस जो है जुड़ी हुई है भारत की सामरिक सुरक्षा से, इसीलिए हमने दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो चुना है भारत के इंटरेस्ट में, तालिबान राज पर भारत में मंथन, भारत और चीन को क्यों लगी मिर्ची, क्योंकि पाकिस्तान और चीन, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और चीन को क्यों लगी मिर्ची, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों को बुलाया गया लेकिन इस बैठक से वो गैर हाजिर रहे। लेकिन एशिया के कई सारे देश इसमें शामिल हुए जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, CIS कंट्रीज हैं, और इसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की गठबंधन की तरफ जा रहे थे लेकिन अब वो भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान का ना आना क्या ये साबित करता है कि उसका अफगानिस्तान में शांति बहाली में कोई इंटरेस्ट नहीं, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि भारत इन बातों के बारे में गंभीरता से सोच रहा है और जल्दी ही भारत सहायता की खेप भी पहुंचा सकता है। आज इन तमाम चीजों पर मंथन हुआ। सबसे पहले ड्रग्स को कैसे नियंत्रण किया जाए, दूसरी सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद को कैसे पनपने से वहां रोका जाए, तीसरा वहां की जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं उनका क्या किया जाए, मानवीय त्रासदी का क्या किया जाए, खाद्यान्न के संकट का क्या किया जाए और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का क्या किया जाए। अफगानिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान इससे क्यों गायब रहा, इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या रहा आज का अपडेट अजीत डोभाल के साथ जो NSS की बैठक हुई उसमें। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से वहां के हालात लगातार बदतर हुए हैं। इस बीच दिल्ली में 8 देशों के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात पर महामंथन हुआ, लेकिन आतंक का सबसे बड़ा नुमाइंदा पाकिस्तान और चालाक चीन बैठक में नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. बैठक में एक डिक्लेरेशन भी जारी कर अफगानिस्तान के नागरिकों के प्रति चिंता जताई गई। सभी देशों ने माना कि कट्टरवाद, आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ मिलकर ही जंग लड़नी होगी। लेकिन भारत की इस बात से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी कि वो बैठक में शामिल तो नहीं हुआ बल्कि अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए खुद ही एक बैठक का प्लान बना लिया। पाकिस्तान अब चीन और रूस समेत अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट्स की ट्रॉयका प्लस नाम से बैठक बुला रहा है। चीन ने तो बहाना बनाया है कि वो शेड्यूलिंग की समस्या नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान ने साफ कहा है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया है कि भारत ने अफगानिस्तान में नेगेटिव रोल प्ले किया था, इसलिए वो नहीं आ रहे। गौरतलब है कि नापाक इरादे जाहिर करते हुए पाकिस्तान के NSA मोहित यूसुफ ने दिल्ली की बैठक में हिस्सा न लेने की बात कही थी। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भारत जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट करवाना चाह रहा है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान ने फैसला किया कि आप मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा। एक स्पॉइलर जो है वो पीसमेकर बनने की कोशिश नहीं कर सकता। खबरों के मुताबिक तालिबान राज में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान में मौजूद है। साफ है तालिबान शासन को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा बड़ा देश वहाँ पे आए, उसको इस बात की फिक्र नहीं है इन दोनों देशों को कि वहाँ पे स्थिरता रहेगी या वहाँ पे इनस्टेबिलिटी फैलेगी। उसको अपने इंटरेस्ट हित की फिक्र है इन दोनों देशों को। सभी देशों ने भारत का आभार जताते हुए कहा कि भारत दुनिया में शांति स्थापित करने की हर कोशिश कर रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि पाकिस्तान जैसे देश आखिर कब सुधरेंगे।
तो इस पर भी बात की जाएगी कि पाकिस्तान आखिरकार कब सुधरेगा। बड़ी बड़ी बातें करता था कि अफगानिस्तान में शांति बहाली होगी, अफगानिस्तान में जो है अमन चैन वापस आएगा। अब जब भारत उसकी कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान उससे भाग क्यों रहा है, ये सवाल भी पाकिस्तान के तमाम गेस्ट से पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या भारत ने अफगानिस्तान के हालात सुधारने में लीड ले ली है? यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको ये भी बता दूं, साथ में आप जानते हैं पब्लिक के मंच के जरिए हमारे साथी सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को रफ्तार देते हैं। इसीलिए आज मेरे साथ पब्लिक के मंच में जुड़ेंगे जयपुर से राकेश शर्मा, संदीप त्यागी जी हापुड़ से, अंजलि कश्यप दिल्ली से और मिशिका ठक्कर इंदौर से। ये चार मेरे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान आखिरकार इतना निगेटिव रोल क्यों प्ले कर रहा है। सीधे अपने बहुत बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी मेरे साथ हैं, जाने माने सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ संजू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RSN सिंह साहब, जाने माने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ नदीम कुरैशी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब के, जो कि नेता भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्टी है, पाकिस्तान के सदर जो हैं इमरान खान उनकी। मेरे साथ मायद अली साहब हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छी अपनी राय रखते हैं। आरजू काजमी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लेकिन उनका दिल जो है अभी भी जुड़ा हुआ है हम जैसे लोगों से भी, इसलिए बड़ी दो टूक बातें वो अपनी रखती हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कुरैशी जी, मुझे ये बताइए, आप भी अफगानिस्तान की शांति में इंटरेस्टेड हैं, आप भी चाहते हैं वहां पर जो है अमन बहाली हो, आप भी चाहते हैं कि वहां के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जाए। तब भारत जब पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है तो आप बहाना क्यों बना रहे हैं, नहीं आने का बहाना क्यों बना रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीपक चौरसिया जी, आपको, आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा, आपने, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने 20 साल अफगानिस्तान में जो एक्टिविटीज की वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। अरबों की इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी आप लोगों ने कोशिश की, वहां बैठकर पाकिस्तान को और पूरे इस खित्ते को आप मॉनिटर का रोल प्ले करना चाहते थे, आप रूल करें। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अमेरिकन फौजों ने, नेटो अफवाज ने इन्हीं तालिबान के साथ निगोशिएशन करके एक पीस एग्रीमेंट किया और अमेरिकन फौजों का इनखला हो गया। अब आपकी 1 इंच सरहद अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती। आपका रोल तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला है। सर आप भी दीवाने हुए थे ना, आप भी दीवाने हुए थे जब अमेरिका के साथ मिलकर तालिबानियों को मार रहे थे। नदीम साहब ये भी बताइए ना, 20 साल तक हमने तो वहां पर सड़कें बनाई, अस्पताल बनाया, पार्लियामेंट बनाई, लाइब्रेरी बनाई, आप लोग ये ड्रोन और बम ले लेके तालिबान लीडर्स को क्यों मार रहे थे, बताइए ना, बताइए जरा, क्यों मार रहे थे 20 साल तक अमेरिका की गोदी में बैठकर, इसको भी बता दीजिए जरा। अरे हम तो भी ढंग का काम कर रहे थे, अगर आप तो मार रहे थे वहां तालिबानियों को, अफगानियों को। देखिए प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, अभी से आप गुस्से में आ गए। आप पानी का गिलास रखे, पानी पिए, मिनरल वाटर पिए। अगर मिनरल वाटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो सादा पानी पी ले। नहीं बिल्कुल सर, पाकिस्तान की तरह भारत में भुखमरी नहीं है, यहाँ हर चीज अवेलेबल है। देखिए पानी भी अवेलेबल है मेरा। पाकिस्तान ने कोई ड्रोन हमले नहीं किए, पाकिस्तान ने किसी तालिबान को नहीं मारा, पाकिस्तान किसी को नहीं मारता, पाकिस्तान अमन के लिए बना, अमन का पैगाम है। पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए अपने दुश्मन की सर, वो जिसको अमन का नोबेल प्राइज मिला था ओसामा बिन लादेन, वो आप ही के देश में मिला था ना। अमन का जिसको नोबेल प्राइज मिला था ओसामा बिन लादेन, वो आपके ही देश में मिला था ना, किसी और देश में तो नहीं मिला था। बता दीजिए ना नदीम भाई, बता दीजिए ना क्यों मिला था ओसामा बिन लादेन, अमन का पुजारी, सत्य और अहिंसा का पुजारी ओसामा बिन लादेन, और क्यों 20 साल तक अमेरिका की गोदी में बैठे रहे आप, ये भी बता दीजिए। अच्छा मेरी विनती तो सुने ना, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी इल्तिजा सुन ले। आपको गुस्सा आ गया, मैं आपको, मेरा मकसद आपको गुस्सा कराना नहीं था, क्योंकि सच बात कड़वी होती है, सच के बाद तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन यही बात आप पे भी लागू होती है। 30 सेकंड की सुना भी करें। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उनकी सॉवरेनिटी को एहतराम देता रहा है। अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो रहा है। अफगानिस्तान में अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस वक्त, उसको सपोर्ट की जरूरत है। आप दिल्ली में बैठ के जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है।
भाई मेरी पंचायत कर रहे हैं आप अपने घर में, मैं अवेलेबल नहीं हूँ यार, इसको अहम का ख्वाब नहीं कहेंगे, इसको दीवाने की बढ़त सर, हम कहेंगे, पंचायत इसको अफगानिस्तान लोग की आपका कर रहे हैं, मजाक आपकी उड़ाएंगे। नहीं कर रहे पूरी हैं। दुनिया हमको अफगानी लोगों की भाई फिक्र है, हमको अफगानी लोगों की फिक्र है, आपकी फिक्र नहीं है। मैंने आप तो चुरसिया अलग जी, हो गए मैंने हमसे आपका नंबर 1947 में, दिया है। और तब से आज तक रो ही रहे हैं। मैंने चुरसिया जी आप तो 1947 में अलग हो गए नदीम साहब। अब आपको ये भी नहीं पता कि आपके पार्टी के वजीर आजम इलेक्टेड है कि सिलेक्टेड। आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि वहां पर आर्मी सरकार चला रही है कि तहरीक इंसाफ की सरकार चल रही है। दीपक जी, आप यकीन करें चुरसिया जी, आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, आप मुझ तक रहने दें। अच्छा ठीक है, चलिए आपका मसला है। संजू वर्मा जी के पास चलते हैं, फिर जनरल बख्शी के पास चलूंगा। संजू वर्मा जी, क्या ये पाकिस्तान का मसला है, और क्या पाकिस्तान को मिर्ची लगी इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया, कि भारत लीड कैसे ले सकता है अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में? आप कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, आप कश्मीर में, आपकी बारी नहीं है बोलने की, प्लीज बीच में मत टोकिए। मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी जब आप बोल रहे थे, थोड़ा शांति से सुनिए मेरी बात। पहली बात तो यह दीपक जी कि हमने भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान को भी न्योता गया था, पर दोनों ने आज की जो NSA लेवल बैठक हुई है जिसमें 7 राष्ट्रों ने भाग लिया, चीन और पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मेरे को लगता है द लॉस इज कंप्लीटली देयर्स। दूसरी और अहम बात यह है कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अलावा रशिया और ईरान ने भी इस बैठक में भाग लिया। तीसरी और अहम बात, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो पाकिस्तानी नुमाइंदे किसी भी चैनल पर आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारा मसला है, आपका मसला क्या है हमको नहीं पता, पर इतना जान लीजिए कि कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सब भारत का अभिन्न अंग है। और ये स्टैंड भारत ने यूनाइटेड नेशंस के कई फोरम्स पर लिया है, और यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर को लेकर किसी भी तरह से दखलंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश रही है। तो पहली बात तो ये दीपक जी कि पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद Pakistan has not been able to internationalize the Kashmir issue। पिछले 7 सालों में कश्मीर का इश्यू कंप्लीटली एक इंडिया स्पेसिफिक इश्यू है। पाकिस्तान इस इक्वेशन से इसको बाहर निकालकर फेंक दिया है, एंड नो लेस देन यूनाइटेड नेशंस ने ये काम किया है। तो इसलिए पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें ना करें और सीना तान के बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। दूसरी बात, आपने दीपक जी को एक सलाह दी कि मिनरल वाटर नहीं है तो हमसे ले लीजिए। अरे भाई साहब, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और GDP टोटल साइज हमारा है लगभग $3 ट्रिलियन से कुछ कम। आपकी पूरी GDP का साइज $250 बिलियन भी नहीं है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $650 बिलियन के लगभग आसपास है। तो हम तो पाकिस्तान को 10 बार खरीद ले, उसके बाद भी चिल्लर बचेंगे आपको मिनरल वाटर की बोतलें देने के लिए। इसलिए यहाँ पर आकर हमारी अर्थव्यवस्था पर उंगली ना उठाएं। सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान में, खाली 10 सेकंड की, पाकिस्तान के जो NSA हैं मोइद यूसुफ, उनकी बात सुनिए। जब उनको पूछा गया कि क्यों इन्होंने भारत का न्योता एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहते हैं those who are spoilers of peace are trying to be peace lovers today। अरे भैया, हम तो हमेशा से शांति में विश्वास रखते आए हैं। शांति के खिलाफ और मदरशिप ऑफ टेरर यदि कोई है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के NSA मोइद यूसुफ, उनको ये जान लेना चाहिए कि जो विस्तारवादी मानसिकता है, चाहे पाकिस्तान की या चीन की, ये विस्तारवादी मानसिकता इज एन 18th सेंचुरी माइंडसेट जिसका आज कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी जी, आपको क्या लगता है किस कारण से पाकिस्तान ने आज आने में मना कर दिया? डर लग रहा था पाकिस्तान को या मिर्ची लग रही थी? देखिए साहब, पाकिस्तान तमाम फसाद की जड़ है, उसी ने तबाही मचाई है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिकन तो 1989 में, जो रूसी थे 1989 में जा चुके थे, तब से अब तक लगातार युद्ध
आधे से ज्यादा अफगान लोग तो रेफ्यूजी बन के दाएं बाएं के देशों में जा चुके हैं, वापस आना उनका मुश्किल हो गया है। अब तो वहां से भगदड़ मच गई है साहब, जब से ये नीच मुल्क ने वहां पे तबाही का मंजर मचाया है। सिवाय तबाही और मौत के इन्होंने अफगानिस्तान को कुछ नहीं दिया। ठीक है साहब, अब जो तमाम नेबर्स हैं, पड़ोसी जो हैं अफगानिस्तान के, वो इकट्ठे हुए हैं, जिनमें रूस अभी शामिल है, ईरान शामिल है, सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्क, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सब शामिल है। क्योंकि अब साहब वो परेशान हो गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान के हस्तक्षेप से डिस्टेबलाइजेशन हुई है अफगानिस्तान में। वहां इनके जनरल फैज हमीद पहुंचे, ऐसी सरकार बनाई, माफिया राज, गुंडा राज, तस्करों का राज, ड्रग स्मगलर्स का राज, और 37 में से 17 मिनिस्टर वो ऐसे जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। खुद पाकिस्तान और चीन ऐसे टॉक्सिक रेजीम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सके हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने रिकॉग्नाइज नहीं किया साहब, क्योंकि ये जहन्नुम बना दिया है। और वो दिख रहा था दुनिया को, जिस तरह लोग जहाजों के पहिए से लटक लटक के भाग रहे थे। पाकिस्तान को बुलाने का सिर्फ एक मकसद था कि साहब वहां के लोग अब भूखों मरने शुरू हो गए हैं, महामारी फैलने वाली है, वहां पे भूखे मर जाएंगे उधर के औरतों बच्चे। भारत 50,000 टन अनाज भेजना चाहता है, जिसे पाकिस्तान रोक रहा है। वो नहीं चाहता अफगानिस्तान के लोग बचे, वो चाहता है कि वो मरे, और इनके लिए कब्जा आसान हो जाएगा टोटल पूरा। ये ख्वाब देख रहे हैं, अपने आप को सिकंदर आजम बना के देख रहे हैं। ये आपके गले साहब ये हड्डी पड़ गई है, अब आप ना थूक सकते हैं ना उगल सकते हैं। ठीक है साहब, जिसको अमेरिका जिसका इकोनॉमिक लोड नहीं ले सका, ये फटीचर मुल्क पाकिस्तान उसको खिलाएगा पिलाएगा, इकोनॉमी चलाएगा। अरे साहब अपने लोगों को खिला दीजिए, बड़ी गनीमत है। दुनिया भर से उधार लिया हुआ है, चीन के उधार सवाल को मायद अली के पास ले जाते हैं जनरल साहब, सऊदी अरेबिया के उधार वापस करने यहां जाते हैं, और अब आप सल्तनत चलाना चाहते हैं अफगानिस्तान की। तभी साहब इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं आया, वो खाना नहीं चाहता कि पहुंच जाए अफगानिस्तान के लोगों को। अरे साहब भारत ने अस्पताल बनाए, वहां कॉलेज बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, डैम बनाए, सड़कें बनाई। इन्होंने क्या किया सिवाय मौत, कत्ल गारत और ड्रग्स? यह है देन पाकिस्तान। मुझे जवाब दीजिए, भारत वहां पर 50,000 टन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते चाहता है, लेकिन भारत का यह डर है कि वो पाकिस्तान की मंडियों में ना बिकने लगे ब्लैक में होके, क्योंकि आपके 90% आर्मी वाले इसी तरह का धंधा करते हैं। ये बताइए इसकी क्या गारंटी है, और क्या आप अफगानिस्तान में लोगों को 2 जून की रोटी मिले, 2 टाइम का खाना मिले, इसमें पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है? देखिए जी, पहले तो बख्शी साहब को कोई ब्लड प्रेशर की दवाई दिया करें जब वो प्रोग्राम में आए, जरा अच्छे खासे तंदुरुस्त है वो। नहीं, नीच कहना, ये कहना, वो कहना आदत पड़ी है। अब मैं बख्शी साहब को कितनी दफा मिल चुका हूँ, कितने प्रोग्रामों में। जुबान मेरी भी जुबान मेरे पास भी है। मेरा फिक्र ना करे साहब, अल्लाह ताला की दुआ से सलामत रहूंगा काफी देर आपको तंग करने के लिए। नहीं, मुझे क्या तंग करेंगे आप बेचारे, आपने क्या करना तंग मुझे। और नीच वगैरह के लफ्ज ने इस्तेमाल किया करें, अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से। डिसेंट आदमी है आप, मुल्क ही होता है, ऊंच नीच नहीं होती। बात करनी है, अगर मुझे बुलाया गया तो कुछ समझ के बुलाया गया ना, तो मैं यहाँ गाली खाने नहीं बैठा हुआ अपने मुल्क के लिए। अगर आप कुछ बुरा कहेंगे तो मेरे मुंह से बुरा निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात रही 50 लाख टन, आपने कहा, किसने रोका आपको? भेजिए, क्यों नहीं भेजते आप? इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं जाने देता साहब। फैक्ट्स तो बोलिए। बाय रोड भेजना है आपने, आप बाय एयर भेज सकते हैं ना। देखिए बख्शी साहब, आप बाय एयर भेज सकते हैं उनको, जो चाहे भेजना बाय एयर। आप हाँ जी, पैसे तो नोट तो पेड़ों पे उगते हैं साहब।
भाईजान आपने उनको अनाज देना है या पेड़ उखाड़ के देने हैं या फसल लगानी है वहां पर। बात इस तरह ना कीजिए, ये इस तरह की ना कोई बात है ना कोई होगी। आपका और हमारा और अभी सारी दुनिया का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो आपने पहले बात की कि रिकग्नाइज नहीं कर सके, अभी तक हम इन टर्म्स पे ही नहीं पहुंचे हैं कि वहाँ हमने अभी उसको रिकग्नाइज करना उस गवर्नमेंट को या नहीं करना। अभी ये प्रॉब्लम बना हुआ है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। आई थिंक वी आर नॉट। We are also trying to sort of resolve problems in our way. आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, ना लगे, मतलब कोशिश तो हम भी करेंगे। हम क्यों चाहेंगे कि वहां पर ऐसी कोई भयंकर पर मायत भाई साहब, सबसे पहले आपके ही वजीर आजम ने तो कहा था भाई आजादी की लड़ाई जीत ली, फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन देने के अंदर प्रॉब्लम क्या है बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? दीपक जी, आप ही क्या ISI के चीफ वहां पर सरकार बना के आए हैं, तब आपको रिकॉग्नाइजेशन देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसलिए कि हमने दुनिया के साथ तो चल रहे हैं ना, अकेले आगे हमने सऊदी अरब के साथ चल के पहले उनको रिकग्नाइज करके हमने काफी नुकसान उठाया था, ठीक है ना, हमने नुकसान उठाया था। अब हम अकेले चल के आगे नहीं निकल सकते और ना ही हमें निकलना चाहिए। ये हमारी समझदारी है मेरा ख्याल है, और हमें इसी तरह ही करना चाहिए कि जब तक हम इंश्योर ना कर लें कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है जिसमें रिप्रेजेंटेशन बाकी एथनिक ग्रुप्स की भी होती है, तब तक मेरे ख्याल में, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पर मेरे ख्याल में उस वक्त तक उसको रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, खातून को भी याद रखिए। किस खातून की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए किस खातून की बात कह रहे हैं? कि खातूनों को भी सरकार में मौका मिलना चाहिए। संजू वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के सवाल का जवाब मैं सिंह साहब से लेता हूँ। सिंह साहब बचे हुए, पैनल में भी काफी लोग बाकी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सिंह साहब मुझे बताइए क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान को, जबकि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है तो पाकिस्तान का ही बेबी है ना। पाकिस्तान ही सबसे पहले कुछ हो रहा था और कह रहा था देखिए आपके तो $3 बिलियन डूब गए, अब तो अफगानिस्तान में आपका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, देखिए हमने तो आजादी की लड़ाई वहां पे जितवा दी। अब क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, किस बात का डर है सिंह साहब बताइए? नहीं, ये जो एक्सिस इन्होंने बनाई थी वो तालिबान, पाकिस्तान और एक्सटेंडेड टू चाइना, तालिबान, पाकिस्तान, चाइना एक्सिस। बाकी दुनिया जो कह रही है, हमने जो बुलाया है वो हमने बुलाया है कि भाई अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया एक्सिस। तो ये तालिबान और अफ़गानिस्तान में बहुत फ़र्क है। तालिबान और अफ़गानिस्तान में बहुत फ़र्क है। तालिबान अफ़गानिस्तान नहीं है। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान होता तो ये जो 3 हमले जो आपने देखे ले, 3-4, ये कुंडूज़ में, कंधार में और अभी ये काबुल के अस्पताल में, इन हमलों का अंदाज़ देखिए। क्या इतने शिया मारे गए कुंडूज़ और कंधार में, तो ईरान बहुत खुश है। जो हज़ारा शिया के साथ हो रहा है वो ईरान बहुत खुश है। ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको मालूम है साहब, ऑफिशियली ताजिकिस्तान, ये तालिबान ने एक पूरी सुसाइड बॉम्बर की बटालियन बनाई है, जो कि वो बदकशा प्रोविंस का जो डिप्टी गवर्नर है उसने खुद इस बात की पुष्टि की है। तो आप है कौन वहाँ पे? मुझे तो समझ में नहीं किसको रिकॉग्नाइज करना है और किसको नहीं रिकॉग्नाइज करना है। आप अफगान रजीम और तालिबान में बहुत फ़र्क है साहब। इसीलिए मैं जब आपके चैनल्स पे आता था और जब हमारे ही लोग कुछ छाती पीट रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कहा हौसला रखो, हौसला रखो, देखो क्या होता है। सारे दरिंदे वहाँ पे आपस लड़ रहे हैं। आपको मालूम है अफगान नेशनल आर्मी के जितने, काफ़ी मात्रा में, जितने नहीं काफ़ी मात्रा में लोग, अब वो इस्लामिक स्टेट उन्होंने ज्वाइन कर लिया है वहाँ पे, और इस्लामिक वर्सेस स्टेट वर्सेस तालिबान हो रहा है। और ऐसे में अगर कोई कहता है कि हम आप किसको खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे और किसको आप राहत भेजेंगे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। और ये पूरी पाकिस्तान में आपको, मयाद अली साहब, टेक मी एज अ न्यूट्रल कमेंट्रेटर ऑन जियोपॉलिटिक्स, और ये आपके मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ है साहब। ये जो आपने ये तहरीके लबैक के साथ किया है, ये क्या है? यू थिंक द वर्ल्ड डजंट नो इट कि द ISI इज मैनिपुलेटिंग
all the jihadi organizations in the subcontinent and almost around the world, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका ISI, और ISI के रहते हुए महद अली साहब आप लोग कोई महफूज नहीं है। ठीक है, मैं यहीं से बहस को आगे ले जाऊंगा सिंह साहब, मैं यहीं से बहस को आगे ले जाऊंगा, लेकिन मुझे एक दर्शक के पास चलना है। राकेश शर्मा जयपुर से, फिर संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। राकेश जी क्या कहेंगे, पाकिस्तान का नहीं आना इस मीटिंग के अंदर क्या ये साबित करता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान की शांति में नहीं है? नमस्कार दीपक जी, एक्चुअली पाकिस्तान के जो NSA हैं वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप उनके पास पाकिस्तान की है, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने का। अल्टीमेटली ही विल आल्सो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्लाई टू US। अभी जो हमने मूव किया है ये बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है, और इससे हमको जब चाइना ने अफगानिस्तान में दखलंदाजी शुरू करी थी उस वक्त तो ये लग रहा था कि साहब इंडिया को कुछ सरप्राइज था, बट हमने जो अभी 7 NSAs को बुला के जो बात करी है उससे तो ये महसूस हो रहा है कि चाइना को शॉक लगा है। दे आर टेरिबली शॉक्ड। अभी हो ये रहा है कि ये 7, 8, 9 मुल्कों का जो हमने NSAs को बुला के यहाँ पे बात करी है उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और मैं जनरल बख्शी और कर्नल RSN सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फैक्ट्स एकदम सामने रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। सीधे संजू वर्मा जी के पास चलता हूं। संजू वर्मा जी, क्या देखिए, पाकिस्तान ही वो था जो जोर जोर से चिल्लाता था कि देखिए अफगानिस्तान को मान्यता दे दीजिए, ये बदला हुआ तालिबान है, ये न्यू तालिबान है, ये न्यू एज अफगानिस्तान है। वही तस्वीरें हमने देखी। अब क्यों इनको हिचक हो रही है अफगानिस्तान को मान्यता देने में? मुझे बताइए इसका कारण। दीपक जी, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो पाकिस्तान से आए मिस्टर कुरैशी हैं, उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। मुझे सुनकर यह बड़ा हास्यास्पद लगा। यदि समाधान ढूंढने का आपको इतना ही शौक था और आप समाधान सही तरीके से ढूंढना चाहते थे, तो आज जो भारत ने बैठक बुलाई थी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात मिस्टर कुरैशी ने कही कि हम माइनॉरिटी ग्रुप की राइट्स के लिए हमेशा काम करते हैं। यदि आप अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं तो जरा बताइए, हाल फिलहाल में और दिसंबर 2020 में भी महाराजा रंजीत सिंह के स्टैच्यू को बुरी तरह से तोड़ फोड़ करके वैंडलाइज किया गया और आपके वजीर आजम इमरान खान के मुंह में दही जम गया। पाकिस्तान में चाहे हजारा हो, बलोचिस हो, पश्तून्स हो, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको आपने डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है। उनको तो वोट देने तक की फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पर आकर आप भारतीय चैनल पर अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ आपका दोगलापन दर्शाता है। पर दीपक जी, सबसे मुख्य खबर अभी अभी मुझे मिली है कि प्रधानमंत्री ने आज जो दिल्ली में बैठक हुई है उसकी सराहना करते हुए कहा है, सिर्फ मैं 20 सेकंड लूंगी। प्रधानमंत्री ने 4 मुख्य बिंदुओं पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। द नीड फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, आतंकियों को नहीं सौंपा जाएगा। तो जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि शायद तालिबान को मोदी सरकार लेजिटिमाइज करेगी, नो, द मोदी गवर्नमेंट विल नॉट लेजिटिमाइज एन इलेजिटिमेट तालिबान ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती को नार्को टेरर के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आज रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में ये कंसेंसस लिया गया कि इस पर भी जोरदार तरीके से हमला होगा। द नेबरहुड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ हेवन फॉर एनकरेजिंग नार्को टेरर। और चौथी बात, जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानव अधिकारों को लेकर क्राइसिस है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है भारत अपनी तरफ से पहल करेगा ताकि
चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, अल्पसंख्यक हो, इनके मानव अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। नो एंक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। सीधे आरजू काजमी के पास चलता हूँ। आरजू काजमी, आप सब जानते हैं जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं और जितने भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के छोड़ के जाने का, वो तमाम लोग पाकिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। आईएसआई इन तमाम जिहादी जो एलिमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करता है या रन करता है या इनके आगे पीछे भागता है। तीनों सिचुएशंस होती हैं। फिर भी आप अफगानिस्तान को मान्यता क्यों नहीं दे पा रहे? आप तो अफगानिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। अब क्या हुआ इमरान सरकार को? देखें दीपक जी, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान जब भी एक्सेप्ट करेगा या कहना चाहिए मानेगा तालिबान को, जब दूसरी कोई कंट्रीज करेंगी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, जब बड़ी कंट्रीज आगे बढ़ेंगी तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, उसके अलावा नहीं। बाकी जो अब क्यों डर लग रहा है आपको आरजू जी? अब क्यों डर लग रहा है? आप तो इस अफगानिस्तान के क्रिएटर है ना, लग रहा। आपने तो सबसे पहले बधाई दी थी। अब क्यों डर लग रहा है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर डर नहीं लग रहा, सर डर नहीं लग रहा, लेकिन हम वही करते हैं जो सऊदी अरब और अमेरिका करता है। जाहिर है हम जहाँ मतलब आप पिछलग्गू हैं। जिनके मतलब मैं ठीक बोलता था, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका तीन की चलती है पाकिस्तान में। ये ठीक है क्या कि पाकिस्तान में तीन ही की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, बाकी किसी की नहीं चलती? आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका अफगानिस्तान को मान्यता दे? नहीं, देखिए अफगानिस्तान को मान्यता जब ही देंगे जब सऊदी अरब और अमेरिका देगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान उनसे छोटी कंट्री है और जब तक बड़ी कंट्रीज आगे नहीं बढ़ेंगी हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहां तक इनविटेशन की बात थी कि भारत ने पाकिस्तान को इनविटेशन दिया और पाकिस्तान नहीं गया, उसको मैं गलत मानती हूं। पाकिस्तान को जाना चाहिए था, वहां पे जाके बात करनी चाहिए थी। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही थी, कंट्री की बात हो रही थी। आप हर वक्त अफगानिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान करते रहे, लेकिन जिस वक्त तालिबान की बात होने जा रही है तो उस वक्त आप नहीं गए। ये एक गलत स्टेप लिया है पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई शिकायत है इंडिया से या किसी से भी तो वो वहां जाके भी बात हो सकती थी। हमारा ना जाना हमारे हक में नहीं जाएगा, उल्टा हमारा मजाक ही बनाए और सब हंस रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं गया, जबकि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तालिबान के लिए ढोल बजाए थे यहाँ पे। तो पाकिस्तान को जाना चाहिए था, वहां बैठ के बात करनी चाहिए थी। बताइए नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी कह रही है पाकिस्तान ने बड़े ढोल बजाए थे, जाना चाहिए था। नदीम कुरैशी जी क्या कहेंगे आप अपनी पत्रकार की बात सुनकर? दीपक चौरसिया जी, प्रोग्राम के बाद देखिएगा, आपने हम तीनों पाकिस्तानियों की बात को 20 सेकंड से ज्यादा मुकम्मल नहीं होने दिया और आपने बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को 6-6 मिनट के मौके दिए हैं। ये आपकी बाइसेंस बताती है। आप प्रोग्राम में मेहमान को इनवाइट करते हैं, आप भारत के आम शख्स तक उसकी बात नहीं पहुंचने देते। ये आपकी मुतासिबाना सोच है, ये आपका जर्नलिज्म है। एक तो मैं जनरल बख्शी से ये कहूंगा, ये बुजुर्ग हैं, इनको पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये टीवी पर बैठकर गालियां देना, किसी मुल्क को फटीचर कहना, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, पंजाबी, हम इतनी गालियां दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आम हिंदुस्तानी का दिल खराब नहीं होना चाहिए। और अभी आपकी खतून बता रही थी, सुने बख्शी साहब, सुने जनरल बख्शी, सुने हिम्मत किया करें, सुनने की बात सुनने की हिम्मत किया करें। मैंने आपकी सारी बात सुनी है। आप प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, 25-25 मिनट में अपना भाषण सुनाते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में आपकी एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये खातून फरमा रही थी कि जी करोड़ों डॉलर हमने इन्वेस्ट किए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए अफगानिस्तान में। भाई अगर आपने हॉस्पिटल बनाए, रोड्स बनवाई, तो आप उसी रास्ते से गंदुम भी भिजवा दें। आज आपको प्रोग्राम करना चाहिए था खालिस्तान पे जो रेफरेंडम हुआ है लंदन में, आप उस पर प्रोग्राम करते। आप प्रोग्राम करते और बैठक बिठाते दिल्ली में, बंबई में, कोलकाता में, उन सारे खालसा भाइयों को जिन्होंने लंदन में और पूरे यूरोप में मूव किया, और पूरा यूरोप कल से खालिस्तान रेफरेंडम पे कॉलम्स लिख रहा है। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई आपके करोड़ों बच्चे खुराक ना मिलने की वजह से स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है। आपके करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते, चाइल्ड लेबर करते हैं। आपकी करोड़ों खवातीन, ये सब बातें बोलिएगा खालिद साहब, ये तब अच्छी लगेंगी जब आप पाकिस्तान में 2 जून का खाना दिलवा दे लोगों को। आप पाकिस्तान में 2 जून का खाना दिलवा दे, उनके ऊपर से कर्जा उतरवा दे, ये सब बातें अच्छी लगेगी नदीम साहब आपके मुंह से। हिंदुस्तानी को बेवकूफ बना रहे हैं नदीम साहब, ये सब बातें अच्छी लगेंगी अगर आप 2 टाइम का खाना एक आम पाकिस्तानी को पहुंचवा दे, वो तो पहुंचवा दे, खाना नहीं तो पानी पहुंचवा दे, वो नहीं पहुंचा सकते आप। दीपक जी सुने, मैं आपको मैंने 2.5 मिनट सुना, आपको मैंने 2.5 मिनट सुना, आपने भी 10 बातें कह दी, पंजाब ये वो,
मैं कैसे सुन लूं आपको? विजिट करें मैं भाई। कैसे आपका देखिए झूठ भाई, सुन लूं? मेरा पहले आप पाकिस्तान मेरी बात में सुने 2 ना। टाइम का खाना तो आदमी को दिलवा दीजिए, उसके बाद बात करिएगा वर्ल्ड पीस की। अपने लोगों को 2 टाइम का खाना दिलवा दे और इमरान को कहें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाए सिलेक्टेड की बजाय। आप आपकी कुव्वत बर्दाश्त का ये आलम है, सच्ची बात आप सुनना नहीं चाहते। मैं आप सारे पार्टिसिपेंट्स को पूरे आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे हिंदुस्तान को कह रहा हूं, मैं आप सबको खर्च भी देता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, मेरे मेहमान बने, आप मेरा पाकिस्तान विजिट करें। अरे सर, आप मेरे मेहमान बन जाइए, आप मेरा हिंदुस्तान विजिट करिए, लेकिन ये जो दिल की दुश्मनी है ना, इसको उतार के फेंक दीजिए। ये जो दिल में आपके दुश्मनी है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, उसको उतार कर फेंक दीजिए। जनरल बख्शी साहब, ये खाने की बात कर रहे हैं, क्या इनके पास देने के लिए खाना है पाकिस्तानियों को? बताइए जनरल बख्शी साहब। आप जब बात नहीं सुनते, इसी से प्रॉब्लम आती है। डिबेट का मतलब होता है आप अपनी बात करें, मेरी बात सुने। मैं ख्वाहिश रखता हूं, मैं जनाब आली, आप 4.5 मिनट बोला सर आपने। धीरज से हमने सुना साहब, बड़ी तहजीब से सुना, कोई बीच में नहीं बोला। अब जरा आप हमको भी गुफ्तगू करने दीजिए। डायलॉग का मतलब आप बोले, जी बोले, अपना भीतर बताएं लोगों को, आपके भीतर में क्या है, जिसके जो भीतर में होता है वही बाहर आता है, बताएं, सुनना चाहते हैं लोग। थैंक यू साहब, आपने इजाजत दे दी, आपने इजाजत दे दी। जरा आप एंकर के तौर पे नहीं रिक्वेस्ट किया, आपको पार्टिसिपेंट के तौर पे रिक्वेस्ट किया। अच्छा देखिए, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फितरत रही है ज़ीरो सम गेम खेलना, कि हमारे सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हम जो है जंग का माहौल करें, उनके साथ हम कंपटीशन करें, उनको हराने की कोशिश करें कि सब कुछ हमारा, चित भी मेरी पट भी मेरी, और हमारा जो है राज यहाँ पे रहे। साहब, आप अभी इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं हुए हैं। 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब जिनके आपके मिनिस्टर साहब हमको आए दिन धमकी देते रहते हैं, वो आपको सुपर पावर नहीं बनाएंगे। रूस भी, सोवियत संघ भी एक टाइम में सुपर पावर अपने आप को कहता था। इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, वॉज फ्लश्ड डाउन द ट्यूब ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। और जो है प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने बड़ा अच्छा कहा है आपके जैसे मुल्कों के लिए। मैं गाली नहीं दे रहा, मैं केवल आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। ओवर मिलिटराइज स्टेट्स लाइक नाज़ी जर्मनी, लाइक ऑस्ट्रिया, like the Soviet Empire, they are prone to collapse. वो इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाते हैं, वो ओवर रीच करते हैं। आप अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे ढंग का, आप अफगानिस्तान के लोगों को राज करके खाना खिलाना चाहते हैं। ठीक है साहब, अगर खाना खिलाना चाहते भी वो मंशा अच्छी होती तो मैं कहता हाँ साहब दाद देते हैं, कम से कम खाना तो खिला रहे हैं। आप उनका खाना रोकना चाहते हैं। आप जानते हैं इंडिया लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर है दुनिया का, हम वहां पे ग्रेन पहुंचाना चाहते हैं। आपके एनएसए साहब इसलिए यहाँ नहीं आए कि आते जिस रास्ते से जनरल बख्शी पहले पहुंचाते थे उसी रास्ते से पहुंचाए ना, कि ये अनाज रोक रहे हैं, अनाज बच्चों के मुंह से कौन अनाज रोक रहे हैं। देखिए ना, हमें साहब तालिबान से जीरो लेना देना है, लेकिन हमें वहाँ के औरतें बच्चों की फिक्र है, बुड्ढों की फिक्र है कि वो बेचारे भूख से तड़प तड़प के ना मरे। काफी तड़पा दिया आपने, अपने गरिबान में झांको यार, तुमने किया क्या है उस मुल्क के साथ? तबाही मचाई है, तबाही। पूछो किसी अफगान को जो भाग रहे थे। और जनरल बख्शी साहब, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, जो ये कह रही है कि खाना जुटाने के लिए लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। बच्चे बेचने पर जनरल बख्शी, लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं अनाज जुटाने के लिए। ये हालत कर दी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अंजलि कश्यप, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के आज के हालात के बारे में? हाँ जी सर, ऐसा नहीं करना चाहिए था अफगानिस्तान ने जो भी किया तालिबान। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा, क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए जो हमारी कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का रवैया कुछ ऐसा ही है?
देखिए दीपक साहब, जो पाकिस्तान है और जो अफगानिस्तान को वो आपने कहा ना हाथी के दांत के खाने के लिए और दिखाने के लिए, ये लोग अफगानिस्तान को अपना ये समझते थे कि हम जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की जब बात करते थे, उन्होंने जब पूरा का पूरा जो फ्रंटलाइन स्टेट बन करके जब अफगानिस्तान के लोगों को यूज किया, आज अफगानिस्तान के अंदर में जो चीज भी है वो पाकिस्तान की देन है। क्या है वहां पर? ये जो टेररिज्म की बात होती है, नार्को टेररिज्म की बात होती है, ड्रग की बात होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से दिया वहां आया है। तो आप इनको लीजिएगा, जब पूरा का पूरा जब हम लोग बात करते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, रेडिकलाइजेशन की बात जब होती है, एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, और इनको कौन पूरे विश्व के अंदर में या लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं अब तो। और आपने कहा ना कि हाथी के दांत के क्या कहते थे? गुलामी की जंजीरें से काट के निकाल दिया हमने अफगानिस्तान को। अरे आपने उस गुलामी में डाल दिया उनको, जिसमें हक्कानी नेटवर्क जो आपका एक पिट्ठू है और पूरे टेररिज्म का आज उसका गढ़ जो बन रहा है। दीपक जी, आज का रिपोर्ट मैं कर रहा था एक इंटरनेशनल चैनल के साथ, उसमें नंगरहार का जिक्र आ रहा है, जहां जैसे मोहम्मद ने ट्रेनिंग कैंप, वो ट्रेनिंग कैंप हक्कानी नेटवर्क ने पूरा का पूरा नंगरहार इनको दे दिया। तो आपने जो कहा ना कि हाथी के दांत दिखाने के, और आज अरे टेररिज्म का यदि कोई सेंटर बना रहा है अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान है। कुन्हार में देख लीजिए, आईएस जो खुरासान प्रोविंस हैं उसके अंदर में भी जो चीजें हो रही हैं, ये जो भी कह लें, ये चीजें पूरे के पूरे अफगानिस्तान का जो रेडिकलाइजेशन है, जो तालिबान के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ले आए हैं। 5 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2.5 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं। एक रिपोर्ट तो कहता है कि 95% पीपल उस ह्यूमैनिटेरियन, ऐसा त्रासदी आपने यमन और सीरिया में भी नहीं देखा जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया है। तो आप तो कहते हैं हाथी के दांत। अरे ये लोग क्या 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 दिखाएंगे? किस मुंह से ये खड़े होते हैं? और ये देखिए एनएसए किस मुंह से आएगा इंडिया में? मैं तो पहले ही कहता था नहीं आएगा ये, अब मैं तो चैलेंज करके कहता था, हिम्मत नहीं आने की, उनको फेस नहीं कर सकते। 8 एनएसए यहां बैठ करके डेली डिक्लेरेशन, 12 पॉइंट का डिक्लेरेशन है, और पहले दिन से भारत ये कह रहा है, जो चीजें भारत ने कहा आज भी वही लागू है। ये क्यों नहीं कर देते? कहते थे ना जंजीरों से हमने छुड़ा दिया, क्यों नहीं कर देते आप? उसको रिकॉग्नाइज कीजिए ना आप। आपके ठीक है, क्यों मैं सीधे मायद अली साहब के पास जाता हूं। मायद अली साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले ऐसा लग रहा था चाइना, रशिया, ईरान, ये आइडियोलॉजिकल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर पाकिस्तान के साथ है अफगानिस्तान के मसले को लेकर, लेकिन आज रूस और ईरान तो इधर आ गए। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो इमरान खान का टेलीफोन नंबर ही भूल गए हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान कहां खड़ा है आज की तारीख में दुनिया में? चाइना के सिवा उसका कौन है? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, जिस तरह आप समझ रहे हैं। आप समझें, आपकी इस कट का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो मैं ले सकता हूं कि एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने किया होगा कुछ, मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बिल्कुल कोई चीज़ जो आप बात कर रहे हैं वो क्या है। अब आप तालिबान को हुकूमत नहीं मानते, आप तालिबान को मेजॉरिटी नहीं मानते, आप अफगानिस्तान में किसी हुकूमत को नहीं मानते, तो किसको लेके बात कर रहे हैं आप? अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था कोई वहाँ पर? चलें ना सही तालिबान का, नॉर्दर्न अलायंस का कोई था आपके पास वहाँ बैठा हुआ? ऐसे खाम का हवा में, मतलब अगर आप यहाँ बैठ के रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो पावर जितनी आप हैं वो तो हैं, मगर उससे ज़्यादा प्रोजेक्शन तो नहीं आप कर सकते। अब मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आपके डिक्टेट? नहीं भाई, आप मुझे बात हमें क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं? ठीक है, मायद अली साहब को कंप्लीट करने दीजिए। जनरल सिन्हा, मायद अली साहब को कंक्लूड करने दीजिए। आरएसएन सिंह साहब जवाब देंगे। मायद साहब कंक्लूड कीजिए प्लीज। भारत जो है ना आज के दिन में वो सुपर पावर है। कौन सी सुपर पावर भाई? वो किधर सुपर पावर? पता नहीं, अपने हमारे पीछे आ रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, वो
अरे रीजनल पावर बोल करके क्यों हमें बेइज्जत करना चाहते हैं आप? जो बात पहले भी हो रही थी, ऐसे ही सुपर पावर, खाने को रोटी नहीं है सुपर पावर आप लग सकते हैं, चाइना के पिछला हो सकते हैं भैया आप। 50 अरे खाने को रोटी, अरे हम तो आपको भी खिलाएं, बातें करते हैं, आपने आने नहीं देते हैं ना। सर आ जाइए मायात साहब, भेज दीजिए जितनों को भेजना चाहते हैं। यहाँ पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर स्टेट है। यहाँ पर खाने के रोटी के लाले पाकिस्तान की तरह किसी के नहीं पड़े। आपकी बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं जनरल सिंह साहब के पास जाऊंगा। जनरल सिंह साहब क्या कहेंगे मायात भाई की इस बात को लेकर? आप भारत की पॉपुलेशन भी उतनी बड़ी है, जितना खाते हैं उससे ज्यादा खिलाना है आपको। ये और दूसरा यहाँ पर लगता करें भारत चाइना भी बैठा हुआ है, यहाँ रशिया भी बैठा हुआ है, और इन दोनों मुल्क के सामने भारत की कोई औकात नहीं है। अच्छा सुन लीजिए ना मायात अली साहब, आपने अपनी बात कही, जनरल सिंह साहब का जवाब सुन लीजिए। किसकी कितनी औकात है भी मालूम पड़ जाएगी। जनरल साहब की कर्नल साहब की बात सुन लीजिए। सिंह साहब। नहीं, मैं कह रहा था मयाद अली साहब, आज इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये चाइना सुन्नी तालिबान और शिया ईरान के बीच में कैसे बैलेंस करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जनरल बख्शी ने कहा ओवर मिलिटराइजेशन, यहाँ तो ओवर जिहादीजाइजेशन की बात है। आप थोड़ा आप ले जाइए जो पिछला वर्जन था तालिबान का, आपको मालूम है उस समय कोई सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होता था। आज आपका पूरा जो फिलॉसफी ऑफ वॉरफेयर है, जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, वो केवल सुसाइड बॉम्बर्स के ही कारण है। चाहे वो कुंडूज में हुआ, चाहे वो कंधार में या काबुल के उसमें, और यही सुसाइड बॉम्बर के रूट से तालिबान वहाँ पर आया। तो ये ओवर जिहादाइजेशन की बात है। और मैं आपको अगर मैं बता दूं, एक यहाँ किसी उर्दू के शायर ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही थी। कहा था कि एक लम्हा तो मिले अमनो सुकून का ए रब, एक लम्हा तो मिले अमनो सुकून का ए रब, जिंदगी आलम इस्लाम हुई जाती है। ये जो इस्लाम का जो आलम जो बना रखा है ना, उसके रचयिता सिर्फ सीधा मजहब पे अटैक करना शुरू कर दिया। ये पहला मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। ये तो आपका और इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा, इतना बुरा है तो ईरान के साथ इस्लाम को अगर कोई सबसे ज्यादा कोई डिस्ट्रॉय किया है तो वो है पाकिस्तान। मेरा ख्याल है गाँव माता का पेशाब पी कर आए, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। ये मैं कहना नहीं चाहता था आपको बात। आप मेरा ख्याल है कोई गलत बात ना करें प्लीज। नहीं, ये उन्होंने किए उनको करने दें, मगर ये सोचे अच्छा ये बताइए कि क्या ईरान बैठा मैं कोई फैक्ट गलत बोल रहा हूँ क्या? बड़े अफसोस की बात है। मैं देखे ना जी, अपनी बात अरे मायात साहब सिर्फ एक बात बता दीजिए ना, पाकिस्तान क्यों बना, भारत से क्यों अलग हुआ, किस आधार पर बना, ये बता दीजिए। अब मजहब के आधार पे नहीं, आपको तकलीफ क्या है पाकिस्तान? तो वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं सिंह साहब, वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। तकलीफ नहीं खत्म होती है। दीपक जी, आपसे दीपक जी एक मिनट, आपने पूरे सब कॉन्टिनेंट को केवल सुसाइड बॉम्बर दिए, इजराइल बना, केवल सुसाइड बॉम्बर दिए इस सब कॉन्टिनेंट को। पूरी दुनिया में दहशत गर्दी फैलाई है इसराइल ने। सर, कभी सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन जियाउल हक ने मारे। अब आप बात तो सुने ना, छोड़ा इनसे पूछिए मियाद अली साहब, सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन जियाउल हक ने सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे। तो इसका आप गलत कह रहे, ये आप कोई बहुत गलती नहीं है। ठीक है, या यही से बहस को आगे ले जाएंगे। अब मान गए ना मायात अली साहब कि मजहब के आधार पर ही पाकिस्तान बना है। अगर उसी आधार पर वो रेडिकलाइज हो रहा है तो इसके बारे में दुनिया क्या सोचती है, शाजिया से जानेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले मिशिका, मेरी एक दर्शक इंदौर से जुड़ गई है। मिशिका, क्या कहेंगी अफगानिस्तान के हालात के बारे में, पाकिस्तान में जो हालात है आज उसके बारे में? हाँ जी, जो मेन टेररिज्म जहाँ से निकला है वो पाकिस्तान है। मेनली वहीं से जितने भी टेररिस्ट हैं वो सारे इंडिया में भेजे जाते हैं, दूसरी जगह भेजे जाते हैं। तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो पूरा मतलब उनकी अलग ही पढ़ाई हुई है, और उनका ऐसा है कि फालतू में वो अफगानिस्तान पे
जो कब्जा करके और जो टेरर फैला रहे उसमें पाकिस्तान उनका पूरा पूरा साथ दे रहा है, और ये टेरर फैलाने में चीन उनका पूरा सहमत है उनसे, जो कि काफी गलत है। इसको हम इंडिया में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम लोग काफी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे वहाँ की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी हद तक बंद कर देना चाहिए। ना चीन से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिशिका, मैं यहीं पर रोकूंगा, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद शादिया के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी देरी से जुड़ी हैं। समझेंगे उनसे कि जब एक धर्म को रेडिकलाइज कर दिया जाता है तो उसके कितने खतरनाक परिणाम होते हैं। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पर जो हाई लेवल आज एनएसएस की बैठक हुई है उस पर, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक से किनारा काट लिया। क्या अफगानिस्तान के विकास और वहां पर मानवाधिकार की जो हालत है उसमें पाकिस्तान पीछे हट रहा है, या उसे इस बात से मिर्ची लगी है कि भारत क्यों इनिशिएटिव ले रहा है, लीड ले रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी मौजूद हैं, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब मौजूद हैं, मेरे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन और कल्चर के पंजाब सरकार के, और नेता हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ मायद अली साहब हैं जो कि पाकिस्तान के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे साथ आरजू काजमी हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार है। शुरुआत में शाजिया आपसे करूंगा, अगर किसी भी धर्म का रेडिकलाइजेशन हो जाए तो हालात कितने बदतर हो जाते हैं, और क्या पाकिस्तान उसका जीता जागता एग्जाम्पल नहीं है कि रेडिकलाइजेशन एक देश की क्या बुरी गत बताने देता है? बिल्कुल, और मुझे लगता है उस दौर को हमें याद रखना चाहिए, ज़ियाउल हक के वक्त से, जब से ये पूरे मदरसों में जिस तरह की जो तरबियत दी गई, जिस तरह की तालीम दी गई, जिससे एक तरह से इस्लाम से तो कम ताल्लुक था, लेकिन इस्लामाइजेशन से जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है इस्लाम की। क्योंकि अगर आप देखें तो एक इंसान की जो शख्सियत होती है उसमें एक सामाजिक फैसेट भी होता है, एक बुद्धिजीवी फैसेट भी होता है, एस्पेक्ट भी होता है, पहलू होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि मजहब की आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर उसका फायदा उठाया जाए और उसको वेपनाइज किया जाए, उसको औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि बार बार मुझे तो हंसी आती है कि हर एक वाक्य में 6-7 बार अल्लाह अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह से कुछ वास्ता है नहीं, तो अल्लाह का भी इस्तेमाल करेंगे अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो मतलब अल्लाह भी सोचता होगा कि भाई किस तरह के लोग हैं, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे क्यों कर रहे हैं बदनाम। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा तो काम है मोहब्बतों को कायम रखना, और एक ही अल्लाह के बंदे हैं हम सब लोग। तो जो बेचारे कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि चीनी भी कितना इस्लामिक मुल्क है, ये पाकिस्तान में भी सब लोग जानते हैं, तो कितने वो इस्लाम से उनको मोहब्बत है, कितने वो कम्युनिस्ट हैं, ये भी सब जानते हैं। और रही इस्लामाइजेशन की बात, तो हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह कितना साथ है हमास के, और हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई साथ में अब काम कर रहे हैं, और इजराइल साथ में काम कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि एमिराती पैसा जो है भारत में इन्वेस्टमेंट उसका हो रहा है। तो अगर सिर्फ आप इस्लाम का बहाना बनाएंगे तो चलने वाला नहीं है। वो देश के वासियों से भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मुसलमानों से नफरत करके चलेंगे उससे भी कुछ होने नहीं वाला। और मैं जो मुल्क के उस पार बैठे हुए बेचारे कंफ्यूज लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, अपने ही मजहब का नाम ले लेकर बेचारे जो खुद को सता रहे हैं, पाकिस्तानी भाइयों से भी मैं ये कहूंगी तो कम से कम इस्लाम को तो छोड़ दें। हर बात में ला कुव्वत और अल्लाह बिल्लाह और जज़ाकुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ना कहिए, क्योंकि ये सब इब्लीसी हरकतें हैं। तो कम से कम अल्लाह और इस्लाम को ना लाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम से इसी से बात शुरू की थी। क्यों नदीम कुरैशी साहब, जिस बात का जिक्र शाजिया कर रही है, आपने अपनी बात वहीं से शुरू करी थी। क्या करने की जरूरत है ऐसा? मतलब ये हर वक्त आप क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब जानते हैं आपका मजहब क्या है। हम सब ये सब जो है ना, जो ओवर एक्टिंग आप लोग करते हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा हो रहा है? हर वक्त जो अपना मजहबी जो आपने आइडेंटिटी लगा के चुपका के रख दी है ना, इंसानियत से बढ़कर, रूहानियत से बढ़कर, तो वो हैवानियत की तरफ आप जा रहे हैं। उसमें कुछ बताइए, जवाब दीजिए नदीम साहब। और इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे जैसे मुसलमान जो जवाब सुनने हमारे जैसे मुसलमान शर्मसार हैं आप जैसे लोगों। अगर मेरा जवाब सुनना है तो मेरा चुप करवाएं इनको जरा। हाँ, शाजिया चुप है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शख्स में बिल्कुल सुनाइए। ये सारे
ये सारे हमारे मुकद्दस किताब कुरान पाक के लफ्ज हैं जिनके बारे में ये खातून हरदत सराई कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं। ये बदबख्त खातून है, इनको शर्म नहीं है इस बात की, इनको हया नहीं है। ये रिलीजियस वर्ड्स के मजाक तरह से आप बोल रहे हैं किसी खातून के बारे में, ये दिखाता आपकी तरबियत क्या है, ये क्या तरबियत आपकी है, ये दिखा रहा है। अरे वो खुद एक मुस्लिम है, भारत के जाने माने मुस्लिम परिवार से आती हैं, उनके पिताजी देश का जाना माना उर्दू अखबार चलाते। नदीम साहब किससे बात कर रहे हैं आप? ये तो समझ लीजिए, ये तो समझ लीजिए, मुझे सालों पत्रकार रही है। जी 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 नदीम साहब ये तो समझ लीजिए किससे बात कर रहे हैं आप? जब सुनिए जी जी, और सुनिए बकबक मुझे ना कहिए, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो अपने गुनाह है, जो आपने इतने गुनाह जो कर रहे हैं, बार बार अल्लाह से माफी मांगिए कमरे में बैठकर, जो हर वक्त सुबह शाम करते, आपको लगता है बड़े पाक हो जाएंगे। नापाक, सुनिए, एक नापाक इंसान बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके पाक नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए आप, और ना पाकिस्तान जो है बार बार अल्लाह का नाम लेके पाक नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा जो मुसलमानों पर जुल्म किया है, जो औरतें हैं वो भी मुसलमान हैं। सुन लीजिए आप भाई साहब मेरे, भाई मेरे, आपको बहुत बहुत अफसोस हो रहा है ना, आप इस्लाम का तो एक चीज जानते नहीं, और इस्लाम को कम से कम ना लाइए, इस्लाम को ना लाइए। चीन के जो आप बिल्कुल पिट्ठू बने हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से उसका हाथ पकड़े हुए हैं, और आपकी जो बुरी हालत है वहाँ पे पिटाई करके रखी है, वहाँ पे धुनाई हो रही है, चीन धुनाई कर रहा है, रेशल प्रोफाइलिंग कर रहा है। सुनिए, बार बार अल्लाह अकबर करते हैं। भाई मेरे, आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खूबसूरत जो नाम है, वो नाम लिया नहीं जा सकता चीन में, जिसके आप सबसे बड़े पिट्ठू हैं। आपको शर्म नहीं आती जरा सी भी? अल्लाह की बात करते हैं, चीन में मोहम्मद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही अलाउड नहीं है। क्या आप जानते हैं भाई? आप जानते भी हैं, फिर भी एक्टिंग करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? थोड़ी शर्म आती है? बकबक भाई मेरे बकबक भाई मेरे ना पाकिस्तान पड़ोसी के रहने वाले बाशिंदे, अल्लाह को तो छोड़ दो, इब्लीस को मानने वालों को इब्लीसो अकबर कहना, अल्लाह का नाम ना लेना, नहीं बदनाम करने दूंगी। आप जैसे लोगों को अल्लाह या ईश्वर का नाम बदनाम नहीं करने दूंगी मैं। सुन लीजिए, मैं असली में हिंदुस्तानी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, और मैं सच्ची इंसान हूँ। तो मैं आप जैसे लोगों को ना, खुराफाती लोगों को अल्लाह का बेजा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी अपनी गंदी और नापाक सियासत के लिए। समझ में आया आपको? और जो बाकी लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना, इस्लाम ये आलम इस्लाम, आपको पता है आलम इस्लाम इन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे इस्लामिक दुनिया में क्या हो रहा है? इस्लाम के अंदर जो लोग हैं वो कितने घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है क्या हो रहा है? क्या आपको पता है औरतों और बच्चों, लड़कों पर, नौजवानों की क्या हालत हो रही है आपकी? ये सुबह शाम अल्लाह 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 जज़ाकुमुल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करने से आप क्यों करते हैं? ऐसा आप क्यों करते हैं? आपको शर्म है? बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं क्या आपने? बहुत ज्यादा। मेरा भी मजहब वही है भाई साहब, वो इस्तेमाल नहीं करती मैं, मजहब की इज्जत करती हूँ। आप मजहब की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप मजहब की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप इस्लाम को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करने दूंगी इस्लाम को बेइज्जत में। आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शर्मसार कर रहे हैं बाकी मुसलमानों को। हमारे जैसे लोग जो, सुनिए, वतन परस्त लोग हमारे जैसे हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, शर्मसार महसूस करते हैं आप जैसे लोगों की वजह से। समझ में आया आपको? समझ में आया? जानते भी हैं इस्लाम का मतलब क्या है? मैं पीस बी अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू। प्लीज नदीम कुरैशी जी, आप किसी भी खातून के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो भी आप ही की तरह एक सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उनके अपने लॉजिकल पॉइंट से उनको उठा रही हैं। गलत क्या कर रही हैं? बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। अपनी असलियत दिखाने का और खुद का पर्दाफाश करने का भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जहर नसीब भाई साहब, दिखा दिया आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपका मजहबी खोखलापन, आपकी रूहानी कैफियत क्या है और उसकी कमी क्या है, आपका हाल क्या है, आपकी कैफियत क्या है, अंदरूनी जो खोखलापन है आपका,
और जो लालच आप में भरी हुई है और जो दोगलापन आप में है और जो शैतानी सोच आप में है वो सब दिख गई, दिख गई। बकबक आपकी जाहिर हो गई भाई साहब, आपने खुद ही प्रूव कर दिया। नदीम कुरैशी जी मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको थोड़ी अकल दे, इल्म दे, रोशनी दे। आपके साथ प्रोग्राम दुआ करूंगी आपके लिए, आपके साथ जुल्म है, आपकी इब्लीस का रास्ता छोड़ दें, इब्लीस से हट जाए, वो रास्ता अच्छा नहीं है शैतान का रास्ता भाई मेरे। इब्लीस को भूल जाओ, अल्लाह को याद कर लो। इब्लीस बैठा हुआ है अंदर, नदीम भाई इब्लीस को भगाइए, ये शैतान जो भरा हुआ है ना, शैतान। ठीक है, मैं यहीं पर आप दोनों को रोकूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए हम सब के अंदर, हम सब भगवान का ही रूप है, भगवान का ही एक हम सब के अंदर दुनिया में अल्लाह भेजा है, सबके चाहे अंदर अल्लाह हो, ईश्वर चाहे है। भगवान हो, चाहे अहम गॉड हो, ब्रह्मास्मि, चाहे हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, लेकिन एक बात साफ है, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखा जाए, ये भी नहीं सिखाता कि आदमी ही आदमी का खून बहाए। और हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, जो निर्दोष और आम इंसानों का खून बहाती है। जैसा कि अफगानिस्तान के कई इलाकों में आप देखते हैं किस तरह खातूनों को वहां पर मारा जाता है और किस तरह कत्लेआम की सजा वहां पर दे दी जाती है। हमारी आज की बहस में इतना ही, लेकिन हमने सवाल पूछा था कि क्या भारत ने अफगानिस्तान के मामले में लीड ले ली है हालात सुधारने के लिए। यस कहना है 91% लोगों का और नो कहना है 9% लोगों का। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।